गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री सिंपलेस्ट। अभी तक अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, टाइप्स, प्रॉपर्टीज की स्टडी कर ली थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज में भी कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी टिंडल इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी। राइट, तो अपन शुरू करने जा रहे हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब कह सकते हैं गतिज गुण, मतलब वो गुण जो गति की वजह से हैं। ठीक है, तो गतिज गुण में एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। हिंदी में इसको कहा जाता है ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति होती क्या है? इट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ डीपी पार्टिकल्स in the colloidal solution. ठीक है, is known as Brownian motion. अब बात समझिएगा, क्या अपन कह रहे हैं? इट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ डीपी पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन is known as Brownian motion। मतलब डीपी के पार्टिकल की इधर उधर की गति क्या कहलाती है? अस्त व्यस्त गति। क्या कहलाती है? ब्राउनी गति कहलाती है। अब समझना कि अगर ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसमें ये सारे क्या हैं? ये अपन ने क्या ले लिया? डीएम पार्टिकल। ठीक है, ये किसके पार्टिकल्स हो गए? डीएम के पार्टिकल्स हो गए। अब उसी तरीके से इसमें क्या ये डीपी की पार्टिकल्स पड़े हुए होंगे? अब ये डीपी की पार्टिकल्स पड़े हुए होंगे तो ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होंगे। भाई कहीं पे भी जा रहे होंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो सीधे सीधे कह सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की कि द movement of student in lunch time। अब समझिए कि जब आप लोगों का लंच होता है तो क्या होता है कि कोई बच्चा इस क्लास में जा रहा है, कोई बच्चा वॉशरूम जा रहा है, कोई बच्चा पानी पीने जा रहा है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है, क्या वो रैंडम मूवमेंट है? कोई इसमें ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं है। जिसका जहां मन हो रहा है वो वहां पर जा रहा है। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ब्राउनियन मोशन की बात करते हैं। रीजन, ब्राउनियन मोशन का रीजन क्या है? देखिए डायग्राम में आप देखिए, तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर समझ में आएगा कि दो पार्टिकल्स हैं। पॉइंट समझिए, कौन कौन से पार्टिकल है? एक डीपी पार्टिकल है, दूसरा कौन सा पार्टिकल है? डीएम पार्टिकल है। मतलब यहां पर आपको डीपी पार्टिकल भी मिलेगा और डीएम पार्टिकल भी मिलेगा। तो क्या होता है कि डीपी पार्टिकल्स रैंडमली कोलाइड विद डीएम पार्टिकल्स। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि डीपी जो पार्टिकल होते हैं वो डीएम पार्टिकल से टकराते हैं और टकराने के बाद उनका मोशन क्या होगा? फिक्स होगा या अनफिक्स होगा? अनफिक्स होगा। टकराने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, मान लीजिए ये मैंने मान लिया एक क्या है, ये आपके मैंने ले लिए डीएम पार्टिकल है। कौन से पार्टिकल्स हैं? डीएम पार्टिकल्स हैं। और यहां पर ये एक पार्टिकल है डीपी पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? डीपी पार्टिकल। अब पॉइंट समझिए,
ये डीपी पार्टिकल है, ये इस तरह से यहाँ पर ढेर सारे क्या होंगे, देयर आर सो मेनी डीएम पार्टिकल्स होंगे। अब क्या करेगा, ये मूवमेंट करता हुआ यहाँ पर जाएगा, इससे टकराएगा, क्या करेगा, कोलाइड करेगा। अब ये टकराएगा तो आप अगर आप अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये टकराने के बाद बेटा किस डायरेक्शन में जाएगा, समझना। तो आपकी पूरी क्लास बैठी हुई है, मैं अलग अलग बच्चों से पूछूं तो क्या सबका आंसर एक ही आएगा? नहीं आएगा। ये क्यों? कोई बच्चा बोलेगा सर इस तरफ को जाएगा, कोई बोलेगा सर इस तरफ को जाएगा, कोई बोलेगा सर इस तरफ को जाएगा, कोई बोलेगा सर इस तरफ को, कुछ बोलेंगे इस तरफ। तो इसका मतलब कहीं पर भी ये जा सकता है, कोई भी बच्चा गलत नहीं बोल रहा है भाई। टकराने के बाद ये पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मान लो इस डायरेक्शन में आया, फिर इससे टकरा के इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, यहां पर अगेन इसको क्या मिल गया, फिर से, फिर क्या हो सकता है, फिर यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या इनके पार्टिकल का मोशन एक फिक्स डायरेक्शन में है? नहीं, ये पार्टिकल कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह के मोशन को आप रैंडम मोशन कहेंगे, अनिश्चित गति कहेंगे या निश्चित गति कहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का मूवमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन कहलाएगा। और रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज क्या, ब्राउनियन मोशन। देखो ब्राउनियन मोशन को अगर दो शब्दों में समझना है तो सीधे सीधे ब्राउनियन मोशन का मतलब आप क्या कह सकते हैं, ब्राउनियन मोशन का मतलब हो जाएगा अनऑर्डर्ड मोशन। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया कि लंच में आप कैसे जाते हैं, रैंडम कहीं पर भी मूव करते हैं। कोई पार्टिकल यहां पर गया, कोई बच्चा पहले इस क्लास में गया, उसके बाद मूव करके उस क्लास में गया, इस तरह से कहीं पर भी जा सकता है। तो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लंच टाइम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राउनियन मोशन क्या है और ब्राउनियन मोशन क्या है और उसका रीजन क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन चार्ज। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया वैद्युत गुण। ठीक है, अब वैद्युत गुण में अपन बात करते हैं कि वैद्युत गुण है क्या। तो देखिए आपको पहले से ही पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, या बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन, या तो वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होता है, या तो वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये बात आपको पहले से पता है, यहां पर अपन डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अपन यहां पर बात करते हैं कि भाई पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्यों होगा या कैसे होगा। ठीक है, तो इस बारे में अपन बात करते हैं कि ऐसा क्यों होगा और उसका रीजन क्या है। तो देखिए अपन बात करते हैं रीजन की। अपन किसकी बात करते हैं, रीजन की, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यों आती है और कैसे आती है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है कि आपको देखिए पता है अपन ने बात की थी कि वी यूज electrolyte in the preparation of कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, विद्युत अपघट्ट का उपयोग करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने में। एग्जैक्टली रीजन ये नहीं, इसको अभी अपन डिटेल में बात करेंगे कि रीजन है क्या। तो ये आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं तो होता क्या है, अब बात समझना कि अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं तो होगा क्या। जस्ट फॉर एग्जांपल
अपन ने क्या किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन टर्म आता है। क्या होता है, एडजॉर्प्शन, जिसको अपन कहते हैं क्या, अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए अपन के पास ये कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब FeOH का होल थ्राइस पड़ा हुआ था। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसमें FeCl3 ऐड किया, FeCl3 ऐड किया। तो अब क्या होता है, सॉरी, अब क्या होगा, एडजॉर्प्शन होता है। एक चीज ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन हमेशा किसका होगा, कॉमन आयन का। ठीक है, हमेशा एडजॉर्प्शन किसका होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में अपन इसको लिख लेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा, कॉमन आयन। तो देखते हैं भाई इसमें कॉमन आयन कौन सा है। तो यहां पर देखते हैं FeCl3 किसमें डिसोशिएट हो जाएगा, Fe प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस में, और FeOH का होल थ्राइस किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉरी डिसोशिएट हो जाएगा Fe प्लस 3 प्लस 3OH माइनस में। ठीक है, तो अब इसमें बेटा कॉमन कौन है, तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन Fe है। क्या है कॉमन, Fe। तो Fe क्या हो गया आपका, कॉमन आयन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट में भी है और कोलाइडल सॉल्यूशन में भी है। तो हमेशा एब्जॉर्प्शन किसका होता है, कॉमन आयन का। तो बेटा ये क्या करेगा, FeOH का होल थ्राइस एब्जॉर्ब Fe प्लस 3, Fe प्लस 3 को क्या कर लेगा, बोलिए क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ध्यान समझना क्या होगा, मान लीजिए एक इस तरीके से पार्टिकल है किसका, FeOH का होल थ्राइस का, ये एक पार्टिकल था। ठीक है, अगर अपन बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये पड़े हुए हैं, और इसी पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया है, जूम करके दिखा। ठीक है, तो अब अगर इसमें जूम करके दिखा रहे हैं तो ये है। अब ये एब्जॉर्ब किसको करेगा बेटा, Cl को एब्जॉर्ब करेगा या Fe को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि कॉमन आयन यहां पर क्या है, Fe प्लस 3 है, तो एब्जॉर्प्शन भी किसका होगा, Fe प्लस 3 का होगा। तो अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये सारे क्या आ जाएंगे, Fe प्लस 3 का पार्टिकल आ जाएगा। किसका पार्टिकल आ जाएगा, Fe3 का पार्टिकल आ जाएगा। तो अब बताइए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसी वजह से इसको क्या कहने लगते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। बताइए यहां तक बात सभी को समझ में आई। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं, अगर आपने AS2S3 लिया, इसका क्या लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, और इसमें क्या कर दिया, H2S ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं बेटा, कॉमन आयन कौन सा होगा, बोलिए इसमें कॉमन आयन क्या हो जाएगा, S-2। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन भी किसका होगा, अगर मैंने ये ले लिया AS2S3, तो इस पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन बोलिए किसका होगा,
तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन किसका होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, S-2 के। तो इसके पास बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। बोली बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है बात। उसी तरीके से नेक्स्ट ले लेते हैं AlOH का होल थ्राइस ले लेते हैं। ये था आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर लिया ध्यान से। तो किसका एब्जॉर्प्शन होगा बेटा, ठीक है, ये क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। तो यहां पर कॉमन आयन क्या हो गया, यहां पर कॉमन आयन क्या हो गया, OH माइनस हो गया। तो बताइए कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, तो यहां पर आपका कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो सके। और अगर बात करते हैं मान लीजिए इसका कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें Na2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो बताइए कैसा, कॉमन आयन इसमें बेटा क्या है, SO4 2 माइनस है। तो कौन सा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा, ठीक है। अगर दोबारा से इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, AlOH का होल थ्राइस ऐड कर दिया, तब क्या कॉमन आयन हो जाएगा, तब इसमें कॉमन आयन हो जाएगा Al+3। तब ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लड नोट, ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्लड अपना कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इसके पास कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इनके पास चार्ज क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है। अब अपन बात करते हैं जीटा पोटेंशियल की। अब अपन बात करते हैं जीटा पोटेंशियल की। देखते हैं अब क्या है टॉपिक अपना, जीटा पोटेंशियल। हिंदी में क्या कह सकते हैं, जीटा विभव। देखिए जैसे अपन ने अभी बात की कि अगर अपन ने कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, जैसे अपन ने लिया था कोलाइडल सॉल्यूशन FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। इसमें अपन ने क्या इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। तो आपने देखा था क्या होगा, ध्यान से समझना बेटा। ये अपन ने क्या ले लिया, FeOH का होल थ्राइस ले लिया। इसके ऊपर एडजॉर्प्शन किसका होगा, यहां पर एडजॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, इस तरीके से ये क्या होगा, बोलिए कॉमन आयन एडजॉर्ब होगा तो Fe+3 आएगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे आपके, Fe+3 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब देखिए Fe+3 होंगे तो अपन अब बात करते हैं, तो इन सब के पास अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि ये सारे कैसे हैं, Fe+3 तो कौन सा चार्ज बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। कौन सा चार्ज बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया।
ठीक है, तो इस लेयर को क्या बोला जाता है, ध्यान से, जो फर्स्ट लेयर बनती है, फर्स्ट लेयर को क्या बोला जाता है बेटा, फर्स्ट लेयर को क्या बोला जाता है, बोलिए जल्दी से। फर्स्ट लेयर को क्या बोला जाएगा, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर, क्या बोला जाएगा, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर और प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर। ठीक है, अगर इसको अपन हिंदी में बात करें तो सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, प्राइमरी को क्या कहते हैं, प्राथमिक वैद्युत स्तर, क्या कह सकते हैं, प्राथमिक विद्युत स्तर। ठीक, अब ध्यान से समझना कि यार FeOH का होल थ्राइस था, इसने कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अपने पास क्या आ गया, उसके ऊपर कौन से पार्टिकल्स आ गए, Fe+3 के पार्टिकल्स आ गए। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन में अभी भी Cl आयन प्रेजेंट है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपन ने FeCl3 डाला था तो Fe तो एब्जॉर्ब हो गया, तो सॉल्यूशन में अभी भी है, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में Fe एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन Cl- तो अभी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब Cl- प्रेजेंट होगा, इसके पास कौन सा चार्ज है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पर बेटा कौन सा चार्ज आ गया, इस लेयर पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, बगल में क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तो बताइए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से Cl मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से Fe+3 के ऊपर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। बताइए बात समझ में आई या नहीं? तो यहां पर ये सारे मॉलिक्यूल्स कौन से आ जाएंगे, Cl- के आ जाएंगे। तो उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रिकल लेयर, और दूसरा नाम इसको क्या दे सकते हैं, और दूसरा नाम क्या देंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर। बोलिए समझ में आया? ठीक है, अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। भाई एक बार मैं फिर से रिपीट आउट कर देता हूं कि FeOH का अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या ऐड कर दिया, FeCl3 ऐड कर दिया। तो FeCl3 ऐड करने पर जो कॉमन आयन होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कॉमन आयन यहां पर क्या हो गया, Fe हो गया। तो फर्स्ट लेयर कोलाइडल पार्टिकल डीपी पार्टिकल के ऊपर कौन बना लेगा, Fe+3 बना लेगा। तो इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन Fe तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन Cl- तो अभी भी बचा रहा। Cl के पास नेगेटिव चार्ज है और अब यहां पर कोलाइडल पार्टिकल के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी आकर्षण बल के कारण सॉल्यूशन से Cl उठ के कहां पर आ जाएगा, Fe+3 के ऊपर एक अगली लेयर बना लेगा, और उसको क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रिकल लेयर और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर, द्वितीयक विद्युत स्तर। और जो Fe ने बनाया उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर और प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर। अब आपको ये पता होगा फिजिक्स में कि फर्स्ट लेयर में पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड लेयर में नेगेटिव चार्ज है। तो बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन टू लेयर्स, दो परतों के मध्य क्या विभवांतर है। और अगर जब भी विभवांतर होता है तो क्या होगा, विभव। तो इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन टू लेयर्स इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। बोलिए, यहां तक आई थिंक आपको जीटा पोटेंशियल
भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक?